हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं उस ड्रामे का रिव्यू जिसके मरकजी किरदार में है हिबा बुखारी, अरसलान नासिर और शहरयार। तो दोस्तों, इस ड्रामे का नाम है रद्द। राजा और रानी की। जी हाँ दोस्तों, रद्द का मैं 10वें एपिसोड का आज रिव्यू करूंगा। तो आइए सबसे पहले इसकी स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं और सीन बाय सीन एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, 9वें एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से शाइस्ता ईमान के वालिद को कहती है कि 90 लाख रुपए चाहिए, और उधर जमील जो है वो अपनी बीवी से कहता है कि भाई तुम अपने बाप से कहो कि मुझे बिजनेस करना है और मुझे भी पैसे चाहिए। तो ये प्रेशर उन पे डाला जाता है। यहाँ पे वो एपिसोड खत्म होता है। अब अगले 10वें एपिसोड में हम आते हैं यहाँ। तो 10वां एपिसोड जब शुरू होता है तो जमील से बात कर रही है सवेरा अपने घर पे, और वो कहती कि नहीं, मैंने वालिद से नहीं कहा पैसे के बारे में, क्योंकि उन पे शाइस्ता ने इस तरह का प्रेशर डाल दिया। तो बोले तुम्हें अपने शौहर का ख्याल नहीं। तो यहाँ पर वो काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन ये पूछती है सवेरा कि तुम समीर से मिले। तो वो कहता कि नहीं, वो आया नहीं। वो झूठ बोल देता है कि मैंने फ़ोन किया था, वो बिजी था। तो वो झूठ बोल करके बात को टाल देता है। वो नहीं चाहता कि समीर से बात करे और समीर से उसका पैचअप हो। उसको अपना बिजनेस करना है अपने ससुर के पैसे के ऊपर में। मेरे को जानता नहीं है ये। तो एनीवे, अगला सीन शुरू होता है। मजबूर और लाचार बाप बैंक में मैनेजर के सामने बैठा है और कहता है मुझे लोन चाहिए 90 लाख का। तो वो कहता है कि देखिए, आप 60 साल की उम्र के बाद के लोगों को 90 लाख का लोन सेंक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी आप दूसरा ऑप्शन तैयार रखिएगा। बात तो सही है। कट्टू इसके बाद दिखाया जाता है कि मैनेजर जो है वो इनके छोटे दामाद के साथ बात करते हैं और वो कहते हैं कि यार लोग मतलब सादे समारोह में क्यों नहीं शादी करते हैं, ये इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है, इतने पैसे की ज़रूरत क्यों है ऐसे लोगों को। तो वो वहाँ पे वो अपने शक करता है कि कुछ तो गड़बड़ है जो मेरे ससुर को 90 लाख रुपया चाहिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो दोस्तों, अगला सीन शुरू होता है बंगलों में। बंगलों में बैठ करके जामिल साहब नाश्ता कर रहे हैं और बेचारा सालार मजबूर लाचार वो दुकान खोलने जा रहा है। तो उसको आवाज़ देते हैं, इधर आओ सलार, मेरे साथ नाश्ता करो। वो चौंक जाता है, नाश्ता आपके साथ? मतलब ज़िंदगी में तो कभी करवाया नहीं है, तो आज उसको करवाया जा रहा है। हाँ, मैंने बोला ना करो। और फिर वो शेरू को कहते हैं कि भाई इसका कपड़ा वपड़ा चेंज करो, ये कैसा कपड़ा पहना हुआ। तो बोलता नहीं मैं ठीक है। बोला मैंने कहा ना इसको कपड़ा चेंज करो। तो वहाँ पे भी राज़ी हो जाता। फिर उसकी वाइफ का जो उसने चाबी ले रखा था जामीन ने, वो सलार को देता है कि तुम कार से जाया करो अब। तो ये ट्रीटमेंट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसका मामा आने वाला है, यानी कि मामू जान आएंगे। जलवा है हमारा। और फिर सालार साहब को कार मिल जाती है और वो कार में जा रहे हैं, साथ में आलम साहब को बैठा रखा है। तो आलम साहब को कहते हैं कि आप इस उम्र में ऐसे दर दर भटक रहे हैं, आप एक काम कीजिए, मैं मामू जान से बात करता हूँ। बोले नहीं नहीं, मामू इतने दिनों के बाद आ रहे हैं, तो मैं बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उनको फिर वो कहते हैं कि देखो, मेरी बीमारी के बारे में मेरे घर वालों से किसी को बताना मत, ईमान को बताना मत, और तो अच्छा रहेगा। तो क्योंकि उनको कैंसर हो चुका है। तो ये सीन वहाँ पर होता। फिर वो लोग घर पहुँचते हैं तो वहाँ पे ईमान और उसकी बहन जो है वो इंतज़ार कर रही हैं टैक्सी का, लेकिन वो बार बार कैंसिल हो जा रहा है। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग अभी तक गए नहीं? बोले 1 घंटे से हम लोग परेशान हैं, राइड कैंसिल होते जा रहा है बार बार। तो फिर यहाँ पर सालार कहता है कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूँ। तो फिर वहाँ उनकी सिस्टर कहती कि आप, अरे आपको तकलीफ़ होगी खामखा। तो फिर ईमान कहती है नहीं नहीं, इनको तो भाई ससुराल से गाड़ी मिली होगी, तो टेस्ट ड्राइव के लिए हम लोग को पिक एंड ड्रॉप करेंगे, तो इनको टेस्ट ड्राइव पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आलम साहब उसे डांटते कि नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। तो फिर ये उन्हें लेकर के जाता है और मॉल में वो लोग शॉपिंग करते हैं मतलब शाइस्ता के साथ। अब शाइस्ता वहाँ पे शादी की शॉपिंग करवा रही है, लेकिन यहाँ पे वो चाल चलती है। चाल ये चलती है कि बोलती है कि मैं, अरे अपना वॉलेट लाना भूल गई, एटीएम भी नहीं है मेरे पास, एक काम करो ना, तुम लोग पेमेंट कर दो कि मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। लेकिन उसकी बहन जो बोलती है कि नहीं ठीक है आंटी, हम लोग कर देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ एंट्री होती है सालार के मामू जान की। जी हाँ दोस्तों, नोमान एजाज साहब की, और दमदार एंट्री। वो आते हैं और फिर आप
जमीन साहब से बात करते हैं, उनकी वाइफ से, और तो जमीन साहब कहते हैं चमचागिरी करते हुए कि अरे पहले बता देते तो हम लोग थोड़ा तैयारी करते हैं, आपने बताया नहीं, ऐसे अचानक आने का प्लान कर लिया। बोले तुम लोग भी तो इसकी शादी फिक्स कर दिए बिना बताए। और फिर वो लोग कहते हैं कि ये हमारी नहीं, ये सालार की पसंद है। यहाँ पर सालार हक्का बक्का हो जाता है। और इस सीन में थोड़ा सा अटपटा लगा कि नुमान साहब से जब कहा जाता है, यानी मामू जान से कहा जाता है कि वो ये एनजीओ जाता था, वहाँ पर इसने पसंद कर ली, तो वो कुछ अपोज नहीं करते। ये बड़ा अजीब सा लगा। तो इस सीन के बाद सौतेली माँ से सालार कॉरिडोर में बात करता है, जहाँ पर उसकी माँ उसको धमकी देती है कि देखो ज़्यादा अपने मामू जान को मत समझो कि वो तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता तो वो तुम्हें छोड़ करके हमारे हवाले करके नहीं चले गए होते। तो वो बोलता जी मामा, बोलता मम्मा मत बोलो मुझे। तो फिर क्या बोले भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अगला सीन शुरू होता है, जमील फोन पे बात कर रहा है शाइस्ता से। शाइस्ता उससे कह रही हैं कि मतलब पैसे के बारे में, कि मैंने पैसे वैसे मांगा। तो वो कहते हैं कि आपको ये वक्त में नहीं मांगना चाहिए, ऐसा वैसा दोनों के बीच बहस होती है थोड़ी सी। तो बोले देखो तुम ज़्यादा डायलॉगबाजी मत करो, अपने काम पर ध्यान दो। उन्होंने मुलाजिम ले रखा है ऐसे। तो वो फ़ोन कट करती हैं, तो यहाँ पे आपा जान की एंट्री होती। किससे बात कर रही थी? तो बोले ऐसे ही डायलॉगबाजी कर रही थी। बोले अच्छा ठीक है। और बोले फिर आपा जान कहती हैं कि तुमने डिज़ाइनर के जो सैंपल आए थे वो बिना ईमान को दिखाए ओके कर दिया। तो बोले अरे उसका फ़ोन नहीं लग रहा था इसलिए मैंने ओके कर दिया। बोले तुम नहीं सुधरोगी। फिर शाइस्ता कहती है अरे आपको तो सीआईडी में होना चाहिए, हर चीज़ की खबर रखती है। तो फिर यहाँ पे शाइस्ता को कहती हैं आपा जान की, पता है शाइस्ता, अल्लाह ताला ने तुम्हें जैन की परवरिश का जिम्मा क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारे मतलब रहनुमाई में वो उसकी परवरिश हो। तो ये बहुत कमाल का सीन था। और अगले सीन में शाइस्ता फिर बात कर रही हैं फ़ोन पर जैन के साथ में। जैन बड़े परेशान था, तो वो पूछती हैं कि क्यों परेशान हो? तो बताता है कि मम्मा ऐसा है कि मेरा फोर्सफुली रेजिग्नेशन ले लिया गया है स्ट्रक्चर चेंज के नाम पर। तो वो परेशान हो जाती हैं। बोले नहीं बेटा देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम मेहनत करो, तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं बोलना, ईमान को भी नहीं बताना। तो वो कहता है कि ईमान को तो कम से कम बता देते हैं, नहीं तो झूठ होगा ना। बोले झूठ नहीं, मतलब परेशान नहीं करना है किसी को, झूठ अलग चीज़ है। देखिए इस तरह के जो लोग होते हैं उनके पास में उदाहरण बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल इस तरह के देंगे ना कि आपको खुद गुनाहगार बना देंगे, तो बेचारा झूठ बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे लोग बड़े शातिर होते हैं। तो ये जितनी शातिर है शाइस्ता, उतने ही शातिर जमील भी है। जी हाँ दोस्तों, जमील अब अपने ससुर से बात कर रहा है सवेरा को लेकर के, आलम साहब से। कहता है कि आप ये घर बेच दीजिए, 2-2.5 करोड़ रुपया तो ऐसे ही मिल जाएगा, तो उसका भी काम बन जाएगा, उधर शाइस्ता का भी काम बन जाएगा। इसलिए वो प्रेशर डाल रहा है। तो जमील साहब कहते हैं नहीं मैं घर नहीं बेचूंगा, फिर कहाँ रहूँगा? तो कहते हैं बेटा समझ करके दामाद के घर में रही है, आजकल ज़माना बदल गया है। बोले नहीं नहीं हम तो पानी भी नहीं पीते हैं। बोले कहाँ की बात आप लेकर के बैठे हैं? मतलब किसी भी तौर पे वो मतलब घर बिकवा के रहने वाला है। तभी मैनेजर साहब का फ़ोन आता है, बैंक मैनेजर का, और वो एक बम फोड़ देते हैं कि भाई ऐसा है कि आपका केस रिजेक्ट हो गया है, लेकिन आप परेशान मत होइए, आप कल सवेरे मेरे पास आइए, मेरा एक दोस्त है दूसरा बैंक में है, मैं उससे बात करता हूँ। तो बोलते ठीक है। तो अब बात होती है सालार की अपने मामू जान के साथ। तो वो कहता है मामू जान मुझे 90 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो वो चौंक जाते हैं कि 90 लाख? तो बोलते हैं कि मेरे एक दोस्त की बेटी की शादी है, उनको ज़रूरत है, बड़े अच्छे इंसान है। तो बोले दौलत और पैसा इतना आसानी से कमाया नहीं जाता है, और तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारे काइंडनेस को देख करके लोग अपना पिटारा खोल देते होंगे। बोले नहीं नहीं आलम साहब ऐसे नहीं है, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। बोले हाँ उनसे भी मिलेंगे और मरियम के घर वालों से भी मिलेंगे, आखिर देखे तो कौन लड़की है हमारे ज़िंदगी में इतना आसानी से कैसे आ सकती है। तो ये अच्छा था मामू जान का स्टेप, और मुझे लगता है कि मज़ा आएगा आने वाले समय में। तो दोस्तों यहाँ पे सालार जो है वो अपने मामू से कहता है कि मामू आपने मेरी मतलब कस्टडी दूसरे के हाथ में क्यों दे दी? तो वो कहते हैं देखो तुम्हारी माँ के इंतकाल के बाद हम लोग कानूनी जंग में नहीं तुम्हें घसीटना चाहते थे, तुम्हारी ऐसी हालत नहीं थी, तो इसलिए मतलब जामीन कायदे से तुम्हारे वालिद होते, हमने उनके
उनको सौंप दिया। तो फिर मामू कहते हैं कि मुझे आज भी लगता है कि तुम्हारी माँ की मौत हादसा नहीं था। और यहाँ पे एक्सप्रेशन बदल जाते हैं सालार के। उसको लगता है कि मामू को कहीं नहीं पता चल जाए कि ये इस हादसे में मेरा हाथ है, जो उसे फोर्सफुली लगता है, बताया गया कि तुम्हारी वजह से मर गई तुम्हारी माँ, जो वो अपने आप को मतलब दोषी पाता है। एनीवे, अब आते हैं अगले सीन पे। अब अगले सीन में जैन को फ़ोन करती है ईमान और वो परेशान है, तो कट टू कट बात करता, बोलता हाँ बोलो क्या बात है। तो वो इग्नोर करता है, तो इसको भी लगता है खटकता। तो फिर ये ईमान जो है वो पॉइंट पे आती है, बोलती कि देखिए आपके मम्मी ने कुछ पैसे बोरो किया था हमसे, और तो बोलता हाँ ठीक है, वो शॉपिंग के लिए लिया था, तुम्हारी शॉपिंग के लिए। बोले मुझे नहीं ज़रूरत है ऐसे महंगे महंगे सामान की, आप बोलते तो हम सीधे सादे तरीके से ये कर लेते। इस तरह का उसका कहने का मतलब था। तो फिर वहाँ पे बोलता ठीक है ना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। वो बोलता है, काफ़ी गुस्सा हो जाता है और फ़ोन रख देता है। और ईमान को लगता है कि उसकी गलती है, वो फिर मैसेज टाइप करती भी है, फिर उसे डिलीट कर देती है। अब आते हैं अगले सीन में कि ईमान को मायो में हल्दी लग रही है, और यहाँ पे आलम साहब जो हैं वो सालार के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि सालार को वो बहुत मानते हैं, पूरी जिम्मेदारी उन्होंने दे रखी है। तो सालार को बताते हैं कि कुछ लोग अभी आने वाले हैं, 2 लोग, और वो घर देखने के लिए मैं घर बेच रहा हूँ। तो वो परेशान होता है, लेकिन फिर वो जब लोग आ जाते हैं तो उनको दिखाने के लिए घर के अंदर जाता है और देखता है कि मायो में बैठी है ईमान, और उसे अच्छी लग रही है। तो ये देख करके उसे मुस्कुराता है, वो भी उसे देखती है, समझ नहीं पाती। फिर इसका एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और यहाँ पे ड्रामा एंड होता है। दोस्तों, आते हैं अब इसकी अदाकारी पे। ईमान यानी कि हिबा बुखारी, उन्हें जो ये सेंट्रल कैरेक्टर दिया गया है, जो ईमान का कैरेक्टर है, जिसके अंदर कई शेड्स हैं। कभी अपने एक ऐसी बेटी जो अपने बाप के लिए परेशान है, वो अपने बाप के वजूद के लिए परेशान है, जिस तरह उनके पहले के दामाद ने उनके साथ किया। तो वो चाहती है कि वैसा दामाद ना मिले, जो उसकी फाइट है एक अच्छे हस्बैंड चुनने की, जो और उसके साथ फिर जैन के रिश्ते आ जाते हैं, और उन दोनों के रिश्ते में जो खटास आई है उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हिबा बुखारी ने प्ले किया है। अरसलान नासिर पहले एकदम कूल, अब जॉब की परेशानी आती है वो उसके चेहरे पे दिखती है। ये सब बहुत कमाल का होता है जब कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसकी एक जर्नी तय करते हैं हम लोग, और जब वो एक प्ले करके लेके चलना होता है आगे और पीछे क्या था, ये सब चीज़ को बटोर करके समेट करके वो चल रहे हैं। बहुत ही कमाल। शहरयार यानी कि सालार अच्छा है। अब धीरे धीरे उनके कैरेक्टर, उनकी कहानी जो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सस्पेंस तो उन्हीं की कहानी में है, बाकी तो सपाट है, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी सी क्रिस्पी है, थोड़ा सा मतलब चटाकेदार है। तो अच्छा लग रहा है, और वो अपने कैरेक्टर को बाकायदा प्ले कर रहे हैं, और वो क्यों इस तरह से खामोश है उसको दिखाने की कोशिश की गई कि वो तो सालार गिल्ट है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वालदा की मौत जो हुई है वो उसके वजह से हुई है, तो वो उस वजह से ये खामोश हो गया, जो अपनी बात को नहीं कह पा रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ओवरऑल दोस्तों, ड्रामा बहुत ही कमाल का है। हर मतलब डिपार्टमेंट ने अपने बेस्ट देने की कोशिश की है। कमाल का बीजीएम है, इतना अच्छा बीजीएम, इतने अच्छे तरीके से सबका एक सिग्नेचर म्यूजिक क्रिएट किया गया है। तो जब सलार का सीन चलता है तो ऐ खुदा क्यों दर्द भेज रहा है, तो वो जो चलता है। वहीं ईमान का जब सीन चलता है तो वो तुरुरुरुरु तुरुरुरुरु, जब ये म्यूजिक चलता है तो मज़ा आ जाता है। तो हर चीज़ को बीजीएम ने बहुत ही कमाल का क्रिएट किया। साउंड इफेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत बारीकी से काम की गई है। तो ओवरऑल दोस्तों सब कुछ अच्छा है, हर पहलू से ये ड्रामा बेहतर है, तो आप इसे ज़रूर देखें। मैं मिलता हूँ आपको नए रिव्यू के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।